हेलो स्टूडेंट। कल के लेक्चर में जो अपन ने देखा वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर दैट इज एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम के जो है पार्ट्स के बारे में अपन ने देखा। तो उसमें तीन पार्ट से जो है एंड्रोशियम का जो स्टेमन जो होता है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन, वो तीन पार्ट से बना हुआ होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो ये अपन ने देखा है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने को अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो लेना है वो है एंथर के जो लेयर्स है उसके बारे में। जो है नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। ठीक है, मतलब बेसिकली टीएस ऑफ यंग एंथर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा है कि लास्ट लेक्चर में ये जो एंथर था और इसके बीच जो है यहाँ पे कनेक्टिव था, दिस इज कनेक्टिव, एंड जो एंथर का जो स्टॉक जो होता है उसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट है। तो कल जो अपन ये स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी देखा है, तो आज अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो ऑलरेडी जो है अपन ने इसका थोड़ा सा पार्ट देखा हुआ है कि जैसे एंथर जो है ये बायलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंथर इज ए बायलोब, then diathecus and tetrasporangiate स्ट्रक्चर। तीन वर्ड में जो है एंथर के का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ये बायलोब है, मतलब एंथर इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब, उसको बायलोब बोला जाएगा। और डायथिकस है, इन ईच लोब देर इज टू थिका, देर आर टू थिका इन ईच लोब, एंड दो थिका होने की वजह से एक लोब में दो थिका, इस तरह से स्पोरेंजिया कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसलिए 4 को जो है टेट्रा बोला जाता है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हो जाता है। और इस तरह से ये जो है टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक प्लांट है ओल्फिया। एक्सेप्शन क्या है? हमेशा ही जो है इस तरह से नहीं होता। एक स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है जिसका नाम है ओल्फिया। ओल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ओल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है ये एंजियोस्पर्म में। बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है और एक्वेटिक है। पानी की जो है लेयर पे ये तैरता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मगर इसका भी एकदम स्मॉल फ्लावर आता है। उसमें अगर आप देखो तो ये जो है बायलोब नहीं है, ये जो है बायलोब नहीं है। वहां पे अगर आप देखो तो आपको एक ही जो है वहां पे यूनिलोकुलर स्ट्रक्चर उसका मिलता है। ठीक है, वहां पे आप देखो तो उसमें सिंगल, आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन होने की वजह से वहां पे क्या है, जैसे यहाँ पे दो दो स्ट्रक्चर है, बायलोब है, वहां पे ये बायलोब नहीं है, सिंगल लूप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ओहरी जो है, ओहरी में भी क्या है, वहां पे सिंगल ओहुली है। ठीक है, सिंगल ओहुल भी है और सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, और इस तरह से वो जो है थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। तो ओल्फिया इज ए एक्सेप्शन बिकॉज इट हैज सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया एंड सिंगल ओहुल। इट हैज सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया एंड सिंगल ओहुल। तो ये ओल्फिया इसमें जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये ओल्फिया जो है आपको याद रखना है कि ओल्फिया जो है एक एक्सेप्शन जरूर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओवरऑल जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद जो है उसके एक लेयर के बारे में अपन देखेंगे। देखिए, मैंने जब कल ड्रॉ किया था तो उसका मैंने पार्ट्स कैसे ड्रॉ किया था, देखिए इस तरह से जो है आपको 4 चेम्बर क्लियर कट जो है नजर आते हैं। और यहाँ पे जो है होता है कनेक्टिव, दिस इज कनेक्टिव। मैं बात कर रहा हूं इसके टीएस के बारे में। जब टीएस क्या होता है, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ये है, यहाँ पे जो ये जो स्पोरेंजिया जो होते हैं,
ये स्पोरेंजिया जो होते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है रेडियल इसमें जो है ये अरेंज होते हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में यहाँ जो है 4 स्पोरेंजिया जो है इस तरह से प्रेजेंट है। मगर जब भी आप इसका टीएस लोगे, टीएस मतलब आपको इस तरह से कट करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोला जाता है। तो जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो आपको जो है ऊपर से जो है आपको ये ऐसे 4 चेंबर दिखाई देंगे। 4 स्पोरेंजिया जो है आपको इस तरह से दिखाई देंगे। एक्चुअल में कैसे होंगे ये, लेंथ में, जैसे ये अगर पेन है तो पेन की लेंथ में जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। जैसे इसके रिफिल है अंदर में, इस तरह से रिफिल जैसे ही क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। मगर अगर मैं इस रिफिल को इस डायरेक्शन में अगर कट करूं, ठीक है, ऊपर से अगर कट करूं तो आपको क्या दिखेगा, रिफिल का एक ही पॉइंट दिखेगा जो आप ऊपर से देखते हो। तो ये ठीक उसी तरह से है, ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया आपको ठीक उसी तरह से दिखेगी, ठीक है ना। तो ये होगा इसका टीएस। तो यहां से अगर आपने इसको कट किया तो ये इसका टीएस सुपरफिशियली ऊपर से जो है एरियल व्यू जो है इसका इस तरह से रहेगा, एरियल व्यू, आप इसको बोल सकते हो टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर इस तरह से रहेगा। अब देखिए यहां पे मैं एक जो है इसका पार्ट, जैसे ये कनेक्टिव है, दिस इज कनेक्टिव, ये जो आउटर जो लेयर होता है इसको जो है एपिडर्मिस बोला जाता है। देखिए कहीं पे भी आपको जो है ब्रेक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए पूरा ये जो आउटर जो लेयर है ये पूरा एक कंटिन्यूअस है, मतलब पूरे बाहर से जो है ये पूरा एक सबको जो है कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एपिडर्मिस का लेयर है जो सबको कवर करता है बाहर से, इस तरह से एक सिंगल लेयर होता है जो पूरी तरह से जो है इसको एंथर को कवर करता है, ठीक है, इस तरह से पूरी तरफ रहेगा। तो ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे एक जो चेंबर है इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वो जो रहेगा वो रहेगा अपना टीएस ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में जो है अपन वही देखेंगे। एक चेंबर में कोई भी ड्रॉ करूंगा उसके हिसाब से जो है आपको चारों स्ट्रक्चर को जो है इमेजिन करना है, ठीक है। तो एनी वन चेंबर आई विल ड्रॉ, सपोज मैं इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर है ये जो आउटर मोस्ट जो लेयर रहेगा इसको बोला जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, ठीक है। उसके बाद जो है एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में सबसे पहले जो है एंथर में सबसे पहले रहेगा एपिडर्मिस, एंड इट इज अ फर्स्ट लेयर एंड इट इज ए सिंगल सेल थिक, इट इज सिंगल सेल थिक, सिंगल सेल से बना हुआ रहता है, यह हमेशा जो है सिंगल सेल ही रहेगा। एंड इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, क्या है ये, प्रोटेक्टिव नेचर का है, मतलब एंथर के जो अंदर के जो टिश्यूज है उसको ये प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेयर जो आता है वो आता है एंडोथेसियम। द नेक्स्ट लेयर इज एंडोथेसियम। एंडोथेसियम जो है ये नेक्स्ट है, सेकंड लेयर है, ठीक है। देखिए लेयर कैसे होते हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका सेकंड लेयर, दैट इज एंडोथेसियम,
एंडोथेसियम क्या है, नेक्स्ट लेयर जो है इसको बोला जाएगा एंडोथेसियम, एंड इट इज बिलो द एपिडर्मिस, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। तो इस तरह से सेकंड जो लेयर होता है ये एंडोथेसियम का होता है, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, दोनों जो है सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। मगर एंडोथेसियम जो है ये थोड़ा सा स्पेशल तरह से जो है यहाँ पे काम करता है। ये सिंगल सेल थिक तो है, एपिडर्मिस के नीचे वाला है, और सिंगल सेल थिक भी है, एंड द आउटर वॉल ऑफ दिस सेल्स रिमेन थीन वॉल। ये जो आपको दिख रहा है ये आउटर वॉल है, यह हमेशा थीन रहेगा, मगर इसके जो रेडियल जो वॉल है और जो इनर जो वॉल है, जैसे ये देखिए ये क्या है, इनर एंड रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइड के जो वॉल रहेंगे, इनर वॉल एंड रेडियल वॉल बिकम थिक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। देखिए क्या है, इसके साइड वॉल, ठीक है, ये जो है ये सब साइड वॉल है जो क्या है, ठीक है, और इनर वॉल भी जो है ये जो है ये भी ठीक है। इस तरह से इसके जो थिकनिंग जो है यहाँ पे दिखाई देती है। मगर इसके जो आउटर जो वॉल है, ये आउटर वॉल जो है ये थीन ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्फा सेल्यूलोज जो फाइबर है वो वहाँ पे अब्सेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर वॉल पे, और जो रेडियल वॉल है इस पे, मगर आउटर वॉल पे वो एब्सेंट है। इसकी वजह से वो क्या है, थीन रहेंगे, और बाकी जो है साइड उसके क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका काम क्या है ये अपन देखेंगे आगे कि ये थिक क्यों है। ठीक है, तो ये एंडोथेसियम का लेयर है। इसके रेडियल वॉल, ये जो है इसको आप बोल सकते हैं रेडियल वॉल, और ये जो आउटर जो वॉल है एंडोथेसियम का ये जो है थीन होता है, और रेडियल जो वॉल है और जो इनर जो वॉल है ये इनर वॉल है। इनर वॉल इज थिक, रेडियल वॉल इज थिक, एंड आउटर वॉल इज थीन। ये जो ये क्या है, आउटर वॉल है, आउटर वॉल ऑफ एंडोथेसियम इज थीन, और ये दोनों क्या है, ये थिक है। ठीक है, देन उसके बाद कैलोस बैंड आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग द रेडियल वॉल। रेडियल वॉल मतलब जो साइड की वॉल है वहां पे अल्फा सेल्यूलोज भी है, रेडियल walls and inner walls have deposition of alpha cellulose fiber। ठीक है, रेडियल वॉल और जो इनर वॉल है इसके ऊपर जो है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का जो है डिपोजिशन देखा जाता है, इस वजह से वो ठीक है। एंड कैलोस बैंड जो है ये भी प्रेजेंट है रेडियल सोल्स में। कैलोस बैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट इन रेडियल वॉल। तो इस तरह से रेडियल वॉल जो है और इनर वॉल जो है ये ठीक है, और इस वजह से उसका जो है वहाँ पे उसका रोल जो है आगे अपने को समझ में आएगा। एट सम प्लेसेस कैलोस बैंड्स आर अब्सेंट। जैसे कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ से जो है ये जो पोर्शन है, यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है ये जो है मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, एक चेम्बर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टोमियम। स्टोमियम जो पार्ट है एंथर के अंदर, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे ये जो है क्या है कि एंडोथेसियम की लेयर है। ठीक है, तो एंडोथेसियम की जो लेयर है उसके जो सेल्स यहाँ पे स्टोमियम के जो पास होंगे,
ठीक है, ये जो नॉच जो दिख रहा है आपको, यहाँ के जो सेल्स होंगे, यहाँ पे कैलोस बैंड जो है ये जनरली absent रहते हैं, ठीक है। एट सम प्लेसेस कैलोस बैंड्स एंड फाइब्रस थिकनिंग्स आर absent, बट वेयर एट द पॉइंट ऑफ स्टोमियम, तो वहाँ पे ये क्या रहेंगे, जनरली absent रहेंगे, और कैलोस बैंड्स और जो अल्फा सेल्यूलोस का जो थिकनिंग है ये absent होने की वजह से वो थीन रह जाते हैं। और यही वो पॉइंट है, स्टोमियम का जो एरिया है, स्टोमियम ही वो एरिया है जहाँ से वो वीक रह जाता है एंथर, और वहीं से जो है बाद में दहीसंस होता है। क्या होता है, दहीसंस होता है। दहीसंस मतलब जब भी पोलन ग्रेन या जब भी माइक्रोस्पोर जो है ये मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ के इस चेम्बर के और इस चेम्बर के जब भी मैच्योर हो जाएंगे, पीएमसीज होता है फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में, पीएमसीज में क्या होता है, मियोसिस होके जब भी यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो ये और ये चेम्बर जो है एक साथ कंबाइन हो जाता है, और इनको रिलीज होने के लिए यहाँ के माइक्रोस्पोर जो है ये स्टोमियम जो है यहाँ से ब्रेक होता है। और स्टोमियम ब्रेक होने के लिए ब्रेक कब होगा, अगर ये रेडियल वॉल और जो इनर जो वॉल है एंडोथेसियम के, ये अगर पूरा अगर थिकनिंग वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये यहाँ से ब्रेक होने का चांस नहीं है। मगर जहाँ पे स्टोमियम है वहाँ पे एंडोथेसियम की जो लेयर है, इनर लेयर और जो रेडियल जो वॉल है, यहाँ पे ये थिकनिंग, किसकी थिकनिंग, एक तो कैलोस बैंड की और अल्फा सेल्यूलोस फाइबर की थिकनिंग जो है ये लूज है, मतलब आप बोल सकते हो कि थीन है या तो absent है, और absent होने की वजह से वहीं से एंडोथेसियम की लेयर वीक है, और जहाँ से वीक है वहीं से जो है दहीसंस होने वाला है, मतलब पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है वहाँ से रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए कैलोस बैंड्स आर, कैलोस बैंड्स and fibrous thickening is absent at स्टोमियम। स्टोमियम जो पॉइंट बताया मैंने वहाँ पे ये क्या है, ये जनरली absent है, और इस वजह से वहाँ पे आप देखिए तो ये ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्टोमियम का वो पॉइंट रहता है। अब एंडोथेसियम की और एक जो खास बात क्या है कि एंडोथेसियम जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। ये क्या है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। एंडोथेसियम इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, इट अब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स, बट एंडोथेसियम जो है ये आप देखिए जब भी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो है ये क्या है कि वाटर अब्सॉर्ब करता है, स्वेल होता है, मगर जब भी मैच्योरिटी आती है तो ये वाटर को लूज करता है, और वहाँ से जो है वो ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब वाटर को रिटेन करेगा और फिर लूज करेगा, तो वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है ये एंडोथेसियम में होने की वजह से ये ब्रेकिंग के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं दहीसंस के लिए ये नेचर उसका जो है एडवांटेज है। दहीसंस होने में जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है एंडोथेसियम का ये फायदा कराता है, ठीक है। तो स्टोमियम को इसका जो है फायदा मिलता है कि स्टोमियम से ही वो ब्रेक होता है। बट ये जो एंडोथेसियम की जो लेयर है ये हाइड्रोफाइट्स जो है इसमें absent है। एंडोथेसियम इज absent इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट है उनको हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। तो स्टोमियम जो है, सॉरी एंडोथेसियम जो है ये वहाँ पे absent होता है हाइड्रोफाइट्स में, बाकी जो लैंड जो प्लांट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, मगर हाइड्रोफाइट्स में इनकी जरूरत नहीं देखी जाती, इसलिए वहाँ पे ये absent है। तो ये एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम जो है बहुत तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोथेसियम के रेडियल वॉल और इनर वॉल जो है ये थिक है, आउटर जो वॉल है ये थीन है, और जहाँ पे स्टोमियम है, जैसे ये क्या है, ये स्टोमियम का पॉइंट है, दिस इज स्टोमियम। तो स्टोमियम के पॉइंट पे जो है यहाँ पे आप देखिए तो ये वॉल जो है क्या है, थीन है, और इसी वजह से
स्टोमियम के ही पॉइंट से जो है ये ब्रेक होता है। जब भी मैच्योरिटी होती है एंथर में तब वो वहीं से ब्रेक होता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एंडोथेसियम के सेल हाइग्रोस्कोपिक है। उसके बाद की जो लेयर आते हैं वो है मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर जो है क्या है, उसके बाद की लेयर है ये मिडल लेयर जो है ये जनरली 1 to 3 लेयर के ये थिक हो सकते हैं। मिडल लेयर आर 1 to 3 लेयर थिक, 1 से 3 लेयर के ये हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 लेयर के ये इस तरह से ये मिडल लेयर हो सकता है। 1 to 3 लेयर मिडल लेयर। मिडल लेयर जो सिंपली क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल है। मिडल लेयर आर पेरेन्काइमेटस सेल एंड मिडल लेयर इज इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या है, इफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, देखिए इसके बारे में थर्ड जो रहेगा अपना मिडल लेयर रहेगा। मिडल लेयर की खासियत क्या है, इट इज पेरेन्काइमेटस। मिडल लेयर इज पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस सिंपल जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं, खास करके देखिए पेरेन्काइमेटस सेल की खासियत क्या है कि वो स्टोरेज के लिए बने। तो यहाँ पे मिडल लेयर भी क्या है, स्टोरेज कराता है। जो भी मिडल लेयर का जो काम है मेनली ये क्या क्या है यहाँ पे, इसका स्टोरेज ऑफ फूड ये मिडल लेयर करता है। और मिडल लेयर जो है ये इफेमेरल है। इफेमेरल, इफेमेरल का मतलब क्या है, इफेमेरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये सर्वाइव नहीं करते। वो अपना न्यूट्रिशन जो है, मिडल लेयर क्या करता है, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर वाले जो सेल है जिसको बोला जाता है टैपेटम, वो सेल जो है मिडल लेयर से उसका जो भी न्यूट्रिशन है अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए मिडल लेयर क्या है, शॉर्ट लिव्ड सेल है। तो शॉर्ट लिव का मतलब है यहाँ पे इफेमेरल। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है टैपेटम। ठीक है, टैपेटम जो है यहाँ पे होता है। देखिए ये टैपेटम की लेयर है। ये क्या है, ये टैपेटम की लेयर है। दिस इज टैपेटम। ठीक है, ये टैपेटम है। और टैपेटम जो है ये न्यूट्रिटिव लेयर है, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बनी है। टैपेटम क्या है, टैपेटम इज न्यूट्रिटिव इन, टैपेटम इज न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट इज सिंगल लेयर, इट इज सिंगल लेयर थिक एंड it is nutritive and it is diploid. Initially it is diploid but later it becomes polyploid. पहले क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड से बाद में जो है पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं। पॉलीप्लॉयड का मतलब क्या है, पॉलीप्लॉयड का मतलब क्या है, यहाँ पे एंडोमाइटोसिस होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n और 2n से ये कन्वर्ट हो जाते हैं 3n वगैरह, तो इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉयड। एक दो से ज़्यादा जब प्लॉइडी लेवल जब होगा तो उसको बोला जाता है पॉलीप्लॉयड। तो यहाँ पे 2n से ये पॉलीप्लॉयड में हो जाता है, मतलब ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड भी हो सकता है। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये अपना प्लॉइडी लेवल क्यों बढ़ाता है, देखिए जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है सिंगल सेट ऑफ अगर क्रोमोजोम है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम में जो है एक तरह के जो है एक ही जीन्स रहेंगे। डिप्लॉयड में क्या रहेगा, वही जीन्स 2 कॉपी में रहेंगे, ट्रिप्लॉयड में वही जीन्स 3 कॉपी में रहेंगे। तो जितने ज़्यादा जीन्स होंगे सेम तरह के तो उतने ही ज़्यादा जो है क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो इस वजह से
यहाँ पे डिप्लॉइड से जो है ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है, तो उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो सकता है। इस लॉजिक को जो है फॉलो करते हुए ये क्या हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं। और यहाँ पे पॉलीप्लॉइड होने के लिए कौन सी तरह का माइटोसिस होता है, एंडोमाइटोसिस जो है उसको बोला जाता है। इट फॉलोज एंडोमाइटोसिस, इट फॉलोज एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस को तो डिवाइड करते हैं, मतलब क्रोमोसोम तो डबल हो जाते हैं, मगर क्रोमोसोम डबल होंगे इट डजेंट मीन कि सेल भी डिवाइड हो रहा है। सेल डिवाइड नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म जो ये डिवाइड नहीं होता, बस क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो एक ही सेल के अंदर जो है कई सारे क्रोमोसोम, मतलब प्लॉइडी जो है इंक्रीज हो जाती है, कई सारे क्रोमोसोम रह जाते हैं, मगर सेल जो है डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से उसको बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। तो ये इसकी खासियत है कि यहाँ पे एंडोमाइटोसिस होता है। और टैपेटम क्या करता है, टैपेटम का काम क्या है, टैपेटम जनरली अब्सॉर्ब द फूड फ्रॉम मिडल लेयर। देखिए मिडल लेयर से क्या कर रहा है, ये फूड को खींच रहा है, फूड को अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये फूड को अब्सॉर्ब कर रहा है। और किसको प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को। देखिए यहाँ पे जो सेंटर के जो सेल रहेंगे वो होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको बोला जाता है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, या तो पोलन मदर सेल आप उसको बोल सकते हैं, जो सेंटर में होते हैं। तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि उनको जो है मियोसिस करना है। ठीक है, तो मियोसिस करेंगे तो उनको जो है मियोसिस करने से पहले उनको जो है न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। तो टैपेटम का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मिडल लेयर से न्यूट्रिशन खींचता है और जो ये जो है इसको जो है प्रोवाइड कर देता है, किसको, MMCs को। ठीक है, तो इस तरह से मिडल लेयर का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, इसलिए अपन उसको बोल रहे थे कि इट इज शॉर्ट लिव्ड इफेमेरल है। क्यों, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन खींच लिया जाता है किससे, टैपेटम से, इसलिए वो क्या है ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, देन टैपेटम ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन एंड एंजाइम। टैपेटम और क्या करता है, हार्मोन एंड एंजाइम को जो है सीक्रेट करता है। ये एंजाइम या हार्मोन जो है किस लिए लगते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है जो भी मियोसिस करने वाला है माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, उसके लिए जो है ये एंजाइम्स या हार्मोन जो है ये ज़रूरी है, इसलिए जो है क्या बनाते हैं, एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं। मगर ये टैपेटम जो है ये क्या है, जब भी माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं और जब भी दहीसंस होने वाला होता है, मतलब स्टोमियम से जब भी ये ब्रेक होने वाला है, ये यहाँ से ये दो चेम्बर मिक्स हो जाएंगे और यहाँ से स्टोमियम से क्या हो जाएगा, ये दहीसंस होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से भी क्या होगा, ये और ये जो है दोनों चेम्बर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ के और यहाँ के, ये दो मिक्स होंगे और इधर में जो है ये दो मिक्स होंगे, ये और ये नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, ये जो है देखिए मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस तरह से डिवाइड रहते हैं, तो ये और ये मिक्स हो जाएंगे। तो अगर मैच्योर अगर एंथर की जब मैं बात करूं तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दिस टू चेम्बर विल कंबाइन एंड यहाँ के जो टिश्यूज है बीच में के, ये टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ के भी टिश्यूज जो है ये डिजेनरेट हो जाते हैं और दोनों चेम्बर जो है ये मिक्स हो जाते हैं। तो मैच्योर एंथर में अगर आप देखो तो आपको 4 जो है ये चेम्बर नहीं दिखाई देंगे, आपको 2 ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये और ये कंबाइन हो चुका है। तो एक तो ये हो गया और ये कंबाइन हो गया, तो ये भी एक ही हो गया और यहां से दहीसंस होता है। ठीक है, तो यहां से दहीसंस होता है और इस तरह से टैपेटम का बड़ा रोल है ये MMCs को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। तो MMCs जो है सक्सेसफुली मियोसिस कर सकते हैं क्योंकि टैपेटम जो है उसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन का सप्लाई देता है। तो इस तरह से टैपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसलिए उसका प्लॉइडी लेवल भी ज़्यादा है, पॉलीप्लॉइडी वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो है अपन ने देखा। अब टैपेटम के भी यहाँ पे क्या है, दो इसमें है, टैपेटम भी क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो टैपेटम है जिसको बोला जाता है अमीबॉइड टैपेटम और एक है जिसको बोला जाता है ग्लैंडुलर टैपेटम। ठीक है, तो टैपेटम की भी क्या है, दो लेयर। उसके बाद देखेंगे अपन पोलन सैक, दो जो फिफ्थ जो लेयर है अपना, फिफ्थ तरह के जो टिश्यूज है वो क्या है, पोलन सैक। टैपेटम के बाद क्या आएगा फिर सेंटर में पोलन सैक। यहाँ पे जहाँ पे MMC जो है ये टिश्यूज जो है क्या है, यहाँ पे होंगे
पोलन सैक, ठीक है। एंड इन ईच एंथर देर आर 4 पोलन सैक्स, इन ईच एंथर देर आर 4 पोलन सैक्स, 4 है क्योंकि आपने देखा है कि 4 चेम्बर है तो 4 पोलन सैक है। पोलन सैक को जो है क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोर मतलब क्या है, स्पोर का मतलब है जो नए प्लांट को बना सकते हैं वो स्पोर्स है, ठीक है। एंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म थ्रू meiosis. Inside the microsporangia microspores are formed through meiosis. थ्रू meiosis को आप जो है रिडक्शन डिवीजन भी बोल सकते हैं, जहां पे क्या होता है, जो डिप्लॉइड जो सेल है ये क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, और हैप्लॉइड जो है ये क्या है, स्पोर बनाते हैं, दिस इज स्पोर्स, ठीक है। तो एमएमसीज क्या है, डिप्लॉइड है, ये एमएमसीज क्या है, डिप्लॉइड है, जो बाद में क्या बना रहे, स्पोर बना रहे जो हैप्लॉइड है। तो एक सेल से, एक एमएमसी से ऐसे 4 जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, कितने, 4। एक एमएमसी का अगर सेल है जो डिप्लॉयड है तो उसका मियोसिस होके बाद में जो है क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड जो है ये स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये प्रोसेस होता है। तो इस तरह से पोलन सैक का भी बहुत सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ टैपेटम, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टैपेटम। फर्स्ट इज अमीबॉइड, अमीबॉइड टैपेटम, या इसी को आप बोल सकते हैं इन्वेजिव, इन्वेसिव, या तो पेरीप्लाज्मोडियल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इट इज कॉल्ड एज अमीबॉइड टैपेटम, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, अमीबॉइड टैपेटम बोले। देन अमीबॉइड टैपेटम का खासियत क्या है, such type of tapetum absorb all the food from the middle layer, so middle layer immediately degenerates, ठीक है। and the inner wall of tapetum dissolve and release its protoplast into the cavity of the microsporangium, ठीक है। tapetum provides nutrition and microspore after degeneration। तो इसकी देखिए खासियत क्या है, सबसे पहले जरूरी क्या है कि ये it absorb all foods from the middle layer, मिडल लेयर से इसने क्या किया, फूड को अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। मिडल लेयर से फूड अब्सॉर्ब हो गया, उसके बाद जो मिडल लेयर जो है ये इमीडिएटली जो है डिजेनरेट हो जाता है, क्या हो गया, मिडल लेयर जो है इमीडिएटली डिजेनरेट हो गया, क्योंकि उसका फूड किसने अब्सॉर्ब किया, उसका फूड जो है टैपेटम ने, अमीबॉइड टैपेटम ने अब्सॉर्ब किया। एंड इनर वॉल ऑफ टैपेटम डिसॉल्व्स, तो वो रिलीज जब करेगा जो भी उसने फूड अब्सॉर्ब किया है टैपेटम ने मिडल लेयर से, तो उसको जब वहां पे रिलीज करना होगा, जैसे यहां देखिए मिडल लेयर से फूड अब्सॉर्ब किया, किसने किया, टैपेटम ने किया। अब टैपेटम से जब उसको यहाँ रिलीज करना होगा तो इनर वॉल से ही करना होगा, रेडियल वॉल या आउटर वॉल से तो पॉसिबल नहीं, तो इनर वॉल से करना होगा। तो क्या होगा, द इनर वॉल ऑफ टैपेटम dissolve and release its protoplast। क्या करेगा वो, जैसे जो भी प्रोटोप्लास्ट है इसको जो है वहां पे ऐड कर देगा, ठीक है।
उसका इनर वॉल जो है डिजॉल्व होगा और खुद का जो प्रोटोप्लास्ट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है ये रिलीज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजेनरेशन। देखो क्या है कि अमीबॉइड टैपेटम खुद को खत्म करता है, तभी जो है वो क्या करता है, जो डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सच टाइप ऑफ tapetum provide nutrition after degeneration। ठीक है, ये खुद को खत्म करता है, खुद का न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से दे देता है और तभी जाके जो है इसके इनर वॉल, इनर जो एमएमसीज है उसको फायदा होता है। मतलब खुद को खत्म करके जो है दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये इसकी खासियत है। तो अमीबॉइड टैपेटम इस तरह से होता है। मगर जो सेकंड जो टाइप है उसको बोला जाता है ग्लैंडुलर या तो सिक्रेटरी टैपेटम। ग्लैंडुलर या तो सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर या तो सिक्रेटरी टैपेटम। देखिए इसकी खासियत क्या है, ये एक एडवांस टाइप का है। इट इज एडवांस टाइप, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का, ये लेटेस्ट में है। ठीक है, ये क्या कहता है, इट डज नॉट डिजेनरेट, इट डज नॉट डिजेनरेट क्विकली, ये जल्दी से डिजेनरेट नहीं होगा, जबकि पहले वाला क्या हो रहा था, जल्दी से डिजेनरेट हो रहा था। It absorb nutrient from the middle layer and secrete into the cavity of microsporangia, but does not store it, ये स्टोर नहीं करेगा। It does not store, ये क्या करेगा, it absorb nutrient, it absorb and secrete, कहाँ secrete करेगा ये, secrete into the microsporangia, या बोल सकते हो उसको पोलन सैक, into the पोलन सैक। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट और सिक्रेट कर देगा into the पोलन सैक, मगर ये खुद को जो है खत्म नहीं कर देगा। ठीक है, ये खुद को जो है ये खत्म नहीं करेगा। एंड ये एडवांस टाइप का है, मतलब खुद को खत्म करके जो है दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से बेहतर है कि उसको सीक्रेट करते जाओ, जो जो जितना लग रहा है उसको सप्लाई कर दो, खत्म नहीं होना है। ठीक है, तो ये एडवांस तरीका है। जैसे आप देखिए सेना में रह के जो है खुद को खत्म करके भी जो है जंग लड़ी जाती है, मगर बेहतर तरीका क्या है, खुद को जिंदा रखते हुए दुश्मन को जो है खत्म करना है। इस तरह से जो है यहाँ पे आप सोच सकते हैं। एंड इट इज यूजुअली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में ये देखा जाता है। एडवांस तरीका है ये, तो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ने जो है इसको अपनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के जो है ये आपको यहाँ पे देखे जाते हैं। दो तरह के टैपेटम है, एक तो अमीबॉइड है, दूसरा जो है ग्लैंडुलर है। इस तरह के टैपेटम जो है यहाँ पे देखे जाते हैं। तो आज अपने क्या देखा, टीएस ऑफ डेवलप एंथर शोइंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड एक स्पोरेंजिया को जो है अपन ने अलग से ड्रॉ करके भी दिखा है। तो इस तरह से जो है आज अपन ने जो है टीएस ऑफ एंथर को स्टडी किया। ठीक है, इस तरह से आज अपन ने टीएस ऑफ एंथर को स्टडी किया, जिसमें 4 चेंबर देखे और एक चेंबर को जो है फोकस करके उसके जो है कई सारे लेयर्स देखे, जिसमें जो है सबसे पहला लेयर था एपिडर्मिस, उसके बाद था एंडोथेसियम, उसके बाद था फिर मिडल लेयर जो 1 से 3 लेयर का हो सकता है, और उसके बाद जो था वो था टैपेटम। ठीक है, और खास करके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेयर था वो था एंडोथेसियम, जिसके रेडियल वॉल, इनर वॉल जो है ये अल्फा सेलुलोस की थिकनिंग से या कैलोस से जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मगर जो अपसेंट होते हैं ये बैंड्स कहाँ पे, स्टोमियम के पॉइंट पे, और इसी वजह से दहीसन जो होता है या पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं, वो माइक्रोस्पोर जो रिलीज होते हैं ये स्टोमियम से होते हैं। ठीक है, और टैपेटम जो ये इंपॉर्टेंट लेयर है जो न्यूट्रिटिव है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एमएमसीज को, क्योंकि उसको मियोसिस करना होता है। और ये दो तरह के हो सकते हैं, अमीबॉइड या तो ग्लैंडुलर। अमीबॉइड जो है क्या करते हैं, खुद को डिजेनरेट कर देते हैं,
इमीजिएटली। और ये जो है खुद को डिजनरेट नहीं करते हैं क्विकली, ये क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करेंगे फूड मिडल लेयर से और सिक्रेट कर देंगे किसको, एमएमसीज को, मगर खुद जल्दी जिससे जो है ये खत्म नहीं होंगे। तो ये थोड़े से एडवांस टाइप की जो है, इसलिए इनको माना जाता है। और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में जो है ये इसी तरह के टाइपेटम होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने देखा टीएस ऑफ एंथर के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक्चुअल में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है एंथर के अंदर, वो अपन देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो है देखेंगे कि दो जो है अपने टाइपेटम के टाइप देखे हुए हैं। एक जो टाइपेटम है वो है अमीबॉइड टाइपेटम, दूसरा जो है वो है ग्लैंडुलर टाइपेटम। उसका देखिए कि टाइपेटम लेयर जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं लास्ट में। जब एंथर जो है मैच्योर होता है तो ये जो टाइपेटम के जो लेयर है ये टोटली जो है डिसअपियर हो जाते हैं। बट बिफोर डिजनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टाइपेटम दे फॉर्म स्पेशल ग्रैन्यूल्स। जब वो डिसअपियर होते हैं उसके पहले वो एक स्पेशल तरह के जो है ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोयूबिस बॉडी। ठीक है, क्या बनाते हैं वो, तो प्रोयूबिस बॉडी जो है वो बनाते हैं, प्रोयूबिस बॉडी। कहाँ पे बनता है ये, इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ टाइपेटम, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टाइपेटम प्रोयूबिस बॉडी जो है ये बनाते हैं कौन, टाइपेटम। बिफोर डिजनरेशन, जब वो खत्म होने वाले हैं उसके पहले ये जो है प्रोयूबिस बॉडी को बना देते हैं। एंड दिस प्रोयूबिस बॉडीज आर ट्रांसफर्ड, प्रोयूबिस बॉडीज ट्रांसफर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं ये, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कौन से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रहेंगे, ये टाइपेटम के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जाके ये जो है प्रोयूबिस बॉडी जो है ये जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड वहां पे देखिए प्रोयूबिस बॉडी जो है, नाउ दिस प्रोयूबिस बॉडीज आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। These probes bodies are, it is surrounded by sporopollenin। देखिए स्पोरोपोलेनिन एक स्पेशल तरह का जो है एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और उस वजह से इसके जो है आपको पोलन के जो है फॉसिल भी मिलते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो है ये डिग्रेड नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसके फॉसिल्स भी अवेलेबल है। और फॉसिल के स्टडी से जहाँ पे पोलन ग्रेड के फॉसिल मिलेंगे वहाँ पे आप समझिए कि वहाँ पे नेचुरल जो प्रोडक्ट है जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल वगैरह है, उसका मिलने का भी चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ दिस प्रोयूबिस बॉडीज आर कॉल्ड एज यूबिस बॉडी। जब भी उसको स्पोरोपोलेनिन ने कवर किया, आफ्टर कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलेनिन दिस प्रोयूबिस बॉडीज आर कॉल्ड एज यूबिस बॉडी। नाउ they are called as यूबिस बॉडी। ठीक है, यूबिस बॉडी इसको बोला जाता है। और फाइनली जो है फिर टाइपेटम डिजनरेट हो जाते हैं और यूबिस बॉडी को जो है वो रिलीज कर देते हैं पोलन सैक के अंदर। फाइनली टाइपेटम डिजेनरेट and यूबिस body release into पोलन सैक। इसकी जरूरत पोलन सैक में है, क्योंकि पोलन सैक में क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, मतलब माइक्रोस्पोर बन रहे हैं।
ये माइक्रोस्पोर जो है इसको जो है इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो काफ़ी जो है रेजिस्टेंट जो है स्ट्रक्चर होता है स्पोरोपोलेनिन, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी तरह के एंजाइम या बैक्टीरिया या फंजाई जो है उसको डिजेनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और इसलिए जो है उसके फॉसिल भी मिलते हैं। तो इस तरह से देखो प्रोयूबिस बॉडी को जो है बाद में स्पोरोपोलेनिन ने कवर किया। प्रोयूबिस बॉडी विच formed in the cytoplasm of tapetum, which is covered by sporopollenin, and this proubis body is when covered by sporopollenin, then it is called as Eubis body. These Eubis bodies are transferred into the pollen sac, ठीक है, पोलन सैक में ट्रांसफर हो गए। अब देखिए आउटर कवरिंग को ये बनाता है, स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है, फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ व्हाट, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग जो बनती है स्पोरोपोलेनिन से बनती है। तो अभी देखिए टैपेटम के बारे में ये सब अपन ने देखा है, दो टाइप देखे, टैपेटम का फंक्शन देखा। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैपेटम क्या क्या कर रहा है, देखिए टैपेटम का अगर ओवरऑल अगर आप फंक्शन देखिए तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फूड, एक तो इसने क्या किया, मिडल लेयर से अब्सॉर्ब किया और फाइनली ट्रांसफर किया किसको, जो पोलन सैक है उसको। देन वो स्टोरेज भी करता है फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड, देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड पोलन किट। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन को भी फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन किसने बनाया था, ये भी टैपेटम ने बनाया था। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड फोर्थ जो है फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। ये पोलन किट क्या है, पोलन किट एक तरह से जो है रेजिस्टेंट सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक ऑयली सा एक स्ट्रक्चर होता है, ऑयली जो है लेयर होता है जो पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में रहता है। जब भी पोलन ग्रेन बन जाता है माइक्रोस्पोर से, जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाता है तो ये एक ऑयली लेयर जो है उसको कवर करती है। ये ऑयली लेयर किस लिए होती है, ऑयली लेयर जो है ये क्या करती है, पॉलिनेटर जो है उसको अट्रैक्ट करती है। ऑयली लेयर जो है ये क्या है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए बने हैं, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या है पोलन किट का, पोलन किट जो है ऑयली लेयर है जो अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर को। दूसरा ऑयली होने की वजह से जो है वो इजीली स्टिक हो जाते हैं पॉलिनेटर के साथ। दूसरा जो है यूवी रेज वगैरह का जो इफेक्ट है, यूवी रेज वगैरह का जो इफेक्ट है ये पोलन किट की वजह से कम हो जाता है और इस वजह से पोलन ग्रेन जो है ये सेफ हो जाते हैं। तो ये पोलन किट का जो है ये फंक्शन है, ठीक है। क्या क्या करेगा ये, पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में जो पोलन ग्रेन के जो सराउंडिंग में जो ऑयली जो लेयर रहेगा उसको पोलन किट बोला जाएगा। वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, वो स्टिक होने के लिए मतलब पॉलिनेटर के साथ स्टिक होने के लिए भी हेल्प करेगा और जो है पॉलिनेशन में हेल्प होता है उससे। तो ये पोलन किट का जो है फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है टैपेटम के जो है मेन फंक्शन अपन ने देखे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक जो देखा अपन ने वो क्या था, टीएस ऑफ डेवलप एंथर, एंथर के बारे में अपन ने देखा, एंथर के अलग अलग लेयर्स के बारे में देखा, ठीक है। उसके अलग अलग लेयर्स के जो है एनाटॉमी देखी। अभी उसके बाद अपन देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जो एक्चुअल में जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो क्या प्रोसीजर है, कि एक्चुअल पोलन ग्रेन किस प्रोसीजर से बन रहे हैं वो अपन देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए वर्ड में ही इसका जो है मीनिंग है, वर्ड में ही जो है इसका मीनिंग है। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल एंड स्पोर, स्पोर का मतलब है हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव
यूनिट। मतलब ये स्पोर क्या होते हैं, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये क्या करते हैं, नए प्लांट बॉडी को बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, इसलिए स्पोर को जो है हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए इनिशियली सबसे पहले क्या होता है वो अपन देखेंगे। एंथर अपीयर्स एज आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप देखो उसका अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में इनिशियली जो है सिंपल सा एक इस तरह से जो है आप देखिए तो एक आउटर आपको बस इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है इनिशियली दिखाई देता है। ठीक है, इनिशियली आपको ऐसे ही दिखेगा। और जो आउटर जो लेयर जो दिखती है आपको, ये एपिडर्मिस की लेयर होती है। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब एंथर डेवलप होने का ही है, एकदम इनिशियल स्टेज में, जब बर्ड भी स्टेज बनने की है उस टाइम का ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जहाँ पर आपको बस एक आउटर लेयर जो है, जो एपिडर्मिस जिसको बोला जाता है, ये डेवलप होता है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस आपको बस मिलता है। उसके बाद जो अंदर के जो सेल्स रहेंगे, वो अंदर के सेल्स क्या रहेंगे, सिंपली अंदर वाले जो सेल्स रहेंगे वो सिंपल तरह से ऐसे आपको मिलेंगे, जिसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखता, कोई लेयर्स आपको नहीं दिखेगी। इस तरह से बस आपको क्या है, सिंपल तरह से वो प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, ये इनिशियल स्टेज में सबसे पहले जब मतलब फ्लावर भी डेवलप नहीं हुआ है, फ्लावर भी डेवलप नहीं हुआ है, उस टाइम पे आपको जो है आपको एंथर का स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, देन इसमें फिर धीरे धीरे क्या है, चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो चेंजेस क्या आता है, ठीक है, इसको जो है ये जो स्टेज है इसको आप बोल सकते हो कि अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। क्या बोल सकते हैं इसको, अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग। इस तरह से ये मास है, सिंपली क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जो अभी भी अलग अलग नहीं हुए, अलग अलग उसका जो है डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अलग अलग नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहे, तो उसको बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड। जब इनके जो सेल्स है एक तरह से अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो रहेगा डिफरेंशिएशन, मगर अभी फिलहाल के लिए जो है डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस के अंदर अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का। द फर्स्ट ऑफ ऑल वैस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म इन द मिडल रीजन। देखिए इसका जो है ये मिडल रीजन, यहाँ पे कहीं तो भी यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज जो है ये फॉर्म हो जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यूज क्यों फॉर्म होंगे, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू के बगैर जो है ये डेवलपिंग जो एंथर रहेगा उसको सप्लाई जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वैस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यूज जो है ये डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले क्या हुआ, अनडिफरेंशिएटेड and homogeneous meristematic cells are developed which is covered by epidermis. Mass of undifferentiated homogeneous meristematic cells are covered by epidermis। ठीक है, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है। ठीक है, पोलन ग्रेन जो यहाँ जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, तो सबसे पहला जो एंथर का जो सबसे पहला कवर होता है वो एपिडर्मिस होता है, जो प्रोटेक्टिव नेचर का है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप जो आती है वो क्या है कि वैस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म, देन वैस्कुलर
टिश्यूज आर डेवलप, जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उसको वैस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है। उसके बाद क्या होगा फिर, साइमल्टेनियसली ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस का मतलब क्या है कि एपिडर्मिस के नीचे वाले यहाँ जो जस्ट नीचे जो रहेंगे, देखिए मैं जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो खैर वैस्कुलर टिश्यूज है, these are vascular tissues, ठीक है। मगर वैस्कुलर टिश्यूज के अलावा फोर कॉर्नर्स में, जो फोर कॉर्नर जो दिख रहे हैं, वो फोर कॉर्नर्स में आप देखिए तो कुछ जो सेल्स है जस्ट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली ग्रुप ऑफ सेल्स लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, वो जो है फोर कॉर्नर्स में क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। उसका जो न्यूक्लियस है ये लार्ज हो जाता है, विजिबल हो जाता है, सेल जो है लार्ज हो जाते हैं और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस भी, और डेंस साइटोप्लाज्म भी हो जाता है। उसको जो है बोला जाता है आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है। सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस सेल के नीचे ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ के जो सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से बाकी सेल से अलग होना शुरू हो जाएंगे। बाकी सेल से क्या हो गए, ये अलग होना शुरू हो गए। तो ये जो सेल्स है इनको इनिशियली जब ये डिफरेंशिएट नहीं हुए थे तो उसको बोला जाता था हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मल सेल्स बिकम लार्ज, तो सभी नहीं, जो फोर कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है वही सेल, हाइपोडर्मल सेल सभी नहीं। हाइपोडर्मल सेल कौन से, जो फोर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दे बिकम लार्ज, देन इट्स न्यूक्लियस इज विजिबल। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, उसका विजिबल हो जाता है, और उसका साइटोप्लाज्म जो है डेंस हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म। इस तरह से उसमें जो है डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। एंड दिस सेल्स which is differentiated from the rest of the cell, now it is called as archisporial cell। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, these cells are called as archisporial cells। ऐसे कितने सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे फोर कॉर्नर पे फोर आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये डेवलप होते हैं, ठीक है। फोर आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये डेवलप होंगे, ठीक है। और these cells are called as archisporial cells। क्या बोलेंगे उसको, आर्चिस्पोरियल सेल्स उसको बोला जा सकता है। तो आर्चिस्पोरियल सेल यहाँ पे डेवलप हुए, फोर कॉर्नर पे आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये डेवलप हुए। अब देखिए आर्चिस्पोरियल सेल जो डेवलप हुए ये अगेन डिवाइड होंगे, ठीक है, अगेन ये भी डिवाइड होंगे, और आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड एंड दे डिवाइड पेरिक्लिनली, ठीक है। इसके बाद की स्टेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आउटर लेयर तो आपको पता है कि एपिडर्मिस है, मगर बाद की जो लेयर है वो क्या रहेंगे, फिर आर्चिस्पोरियल सेल जो यहाँ डेवलप हुए थे, ये जो है एपिडर्मिस है, और यहाँ के जो सेल्स डेवलप हुए थे इस तरह से फोर कॉर्नर पे, ये है आपके आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल्स, ये है आर्चिस्पोरियल सेल। ये आर्चिस्पोरियल सेल किससे बने,
archisporial cells develop from the hypodermal cell. Archisporial cells develop from the hypodermal cell. अब hypodermal cell जो है इनमें डिफ्रेंशिएट होकर जो है आर्चिस्पोरियल सेल बने। अब इनमें जो है पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब क्या है? देखिए, जब ये सेल इस तरह से है, ये सेल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें जो है पेरीफेरी के पैरेलल जो इस तरह से डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब कोई भी सेल जब इस तरह से है और इस तरह से जब उसका डिवीजन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ, तो इसको बोला जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। इसके उल्टा जो है एक और डिवीजन होता है। अगर इस तरह से डिवीजन होता है तो इसको बोला जाता है एंटीक्लिनल। दिस इज एंटीक्लिनल डिवीजन एंड दिस इज पेरिक्लिनल डिवीजन। तो यहाँ पे आर्चिस्पोरियल जो सेल है, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनली। आर्चिस्पोरियल सेल divide periclinally and they form outer parietal cell and inner sporogenous cell। देखिए क्या होगा, अभी दो इसमें जब डिवाइड होंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये डिवाइड हो गए। अभी ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, तो अभी दो सेल्स बन गए। तो ये जो आउटर वाला जो सेल है इसको बोला जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनर वाला जो है अंदर की तरफ जो है इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, इस तरह से दो सेल यहाँ पे बन गए, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, इस तरह से दो सेल जो है पेरिक्लिनली डिवाइड होके, आर्चिस्पोरियल सेल जो है पेरिक्लिनली डिवाइड हुए और पेरिक्लिनली डिवाइड होके जो उन्होंने क्या बना दिया, दो सेल बना दिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, इस तरह से दो सेल बन गए। अब इनमें देखिए क्या होगा, ये भी जो है जो अंदर वाला जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये तो बाद में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल वगैरह जो है बनाने के लिए यूज होते हैं, मगर प्राइमरी पैराइटल सेल जो है they will again divide periclinally। प्राइमरी पेरिक्लिनल सेल जो है ये अगेन ये डिवाइड होंगे पेरिक्लिनली। ऑलरेडी इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, किसमें, आर्चिस्पोरियल सेल में। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस एंड प्राइमरी पैराइटल सेल बने। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये क्या बनाएंगे, ये बाद में जो है पीएमसीज या तो एमएमसीज बनाएंगे, पोलर मदर सेल, और या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के लिए यूज होते हैं। मगर ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये तीन तरह के सेल्स अभी बनाएंगे। यहाँ पे तीन तरह के सेल्स कौन से होंगे, तीन तरह के सेल्स जो बनेंगे वो रहेंगे, एक तो एंडोथेसियम, एक रहेगा मिडल लेयर और एक रहेगा टैपेटम। एंडोथेसियम, एक रहेगा मिडल लेयर और एक रहेगा टैपेटम। देखिए टैपेटम, मिडल लेयर और एंडोथेसियम बनाना कौन से सेल से बन रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल से बन रहा है। कैसे बन रहा है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो है ये कौन बनाते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये जो है ये भी क्या बन रहे हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन से बन रहे हैं। एंडोथेसियम जो है सिंगल लेयर होता है, इट इज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। मिडल लेयर इज 1 to 3 लेयर and tapetum is again one layer, single layer structure। इस तरह से जो है प्राइमरी पैराइटल सेल से तीन लेयर जो है यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है अपना आर्चिस्पोरियल सेल से दो सेल डिवाइड हुए पेरिक्लिनली और उन्होंने क्या बना दिया, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर है, कौन सा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज फॉर्म जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैराइटल सेल एंड विच लेटर फॉर्म द एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है, इसमें बता दिया मैंने कि एंडोथेसियम जो है ये सिंगल लेयर है, मिडल लेयर जो है ये 1 to 3 लेयर का रहेगा, टैपेटम जो है ये सिंगल लेयर का रहेगा।
ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको आप बोल सकते हैं टैपेटम। ये एक बड़े स्पेशल टाइप के सेल है, क्योंकि इसके बाद जो है फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे, और ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल को जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तरह के देखे थे अपन ने, एक तो अमीबॉइड टैपेटम और एक जो है सिक्रेटरी टैपेटम। ये दो तरह के अपन ने देखे हैं, ठीक है, अमीबॉइड एंड सिक्रेटरी टैपेटम, वहां पे अपन ने इनको बोला था, ठीक है। द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड ट्वाइस और मोर बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द स्पोरोजिनस सेल एंड लेटर स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्राइमरी जो स्पोरोजिनस जो सेल है, इनमें जो है रिपीटेड माइटोसिस होगा, ठीक है, रिपीटेड माइटोसिस होगा, और ये क्या करेंगे, पीएमसीज और एमएमसीज को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अभी दो तरह के यहाँ पे सेल ने जो है दो अलग अलग तरह के जो है पर्पज के लिए जो है डिवीजन किया। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल लेटर डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म द 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये डिवाइड हुए, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होकर इन्होंने क्या बना दिया, माइटोसिस होकर इन्होंने जो है कई तरह के सेल बनाए, और उनमें जो है सेल्स में क्या हुआ, फिर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर फिर क्या बने, 4 हैप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर बने। इसको जो एक सिंपल एक चार्ट के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या हुआ। सबसे पहले सिंपली आप देखिए कि सबसे पहले जो सेल्स थे वो कौन से थे, हाइपोडर्मल सेल, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोडर्मल सेल जो बिलो द एपिडर्मिस थे। हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल कौन से होते हैं, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। और उनमें जो है फिर कुछ सेल जो है बिलो द एपिडर्मिस जो है वो स्पेशल, कुछ सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। जो हाइपोडर्मल सेल है उनमें डिवीजन होता है, वो जो है स्पेशल तरह से जो है दिखना शुरू हो जाती है, उनका साइटोप्लाज्म लार्ज हो जाता है। हाइपोडर्मल सेल जो है उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, सेल जो है लार्ज हो जाता है, और उसके अंदर के न्यूक्लियस भी जो है वो अलग दिखना शुरू हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोडर्मल सेल जो है ये जो है इट बिकम्स आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल वो बन जाते हैं, डिफरेंस उनमें आना शुरू हो जाता है। तो क्या हो गया फिर, हाइपोडर्मल सेल बिकम आर्चिस्पोरियल सेल, एंड दिस आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनली, they divide periclinally, and primary parietal cell and primary sporogenous cells are formed, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स यहाँ पे बन गए, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है ये क्या है, सब एपिडर्मल है, सब एपिडर्मल मतलब जस्ट बिलो द एपिडर्मिस को प्रेजेंट, सब एपिडर्मल, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है इनर है, मतलब सबसे इनर मोस्ट जो रहेंगे ये रहेंगे, ये आउटर रहेंगे, और ये वाला जो है इनर रहेंगे। अब देखिए अगेन जो है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, अगेन क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लिनल डिवीजन होके अगेन दे फॉर्म 3 लेयर, एंडोथेसियम, then middle layer and tapetum। और इसमें जो है आप बोल सकते कि एपिडर्मिस को भी बनाता है, अगर एपिडर्मिस अगर डैमेज है, एपिडर्मिस को अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो भी जो है ये प्राइमरी पैराइटल सेल ही जो है उसको रिपेयर भी कर देता है। तो जनरली जो है एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, और आप बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस को भी ये जो है बनाता है। इस तरह से चारों जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, एंथर के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है चारों, वो कौन बनाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है, ठीक है। एंडोथेसियम को बोलते हैं सिंगल लेयर है,
it is single layer, it is 1 to 3 layer, and tapetum is again single layer. Tapetum is again single layer. ठीक है, इस तरह से। जबकि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो दो सेल जो बने थे आर्चिस्पोरोइक सेल से, जो इनर वाला जो था वो कौन सा था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये जो है बाद में क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड होते हैं, या तो डायरेक्टली वो पीएमसीज बनाते हैं, या आफ्टर सम डिवीजन ऑफ माइटोसिस वो क्या बनाते हैं, पीएमसीज बनाते हैं, या तो आप बोल सकते हैं एमएमसीज बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल या तो पोलन मदर सेल आप उसको बोल सकते हैं। माइटोसिस होता है आफ्टर mitosis, pollen mother cell or microspore mother cells are developed, and in these cells meiosis will occur. जब भी माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल की जब बात होगी, जब भी मदर सेल आएगा तो आप समझ जाइए कि उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मियोसिस ही होगा। और आपको बताया कि मियोसिस में क्या होता है कि जो भी डिप्लॉयड जो सेल होते हैं उनसे जो है 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। जब भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनसे जो है 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, और वो जो 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। और ये हमेशा नंबर में कितने होंगे, एक सेल से, एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये जो है 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे डेवलप होंगे। तो ये जो है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पे होगा। और अगर आप एक आइडियल इसकी अगर बात करें कि ये किस तरह से जो है अरेंज रहेंगे, तो मैं एक छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है पहले के लेक्चर में, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, फिर ये हो गया आपका एपिडर्मिस। ये क्या है, एपिडर्मिस। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर इज एंडोथेसियम। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर क्या है, एंडोथेसियम है। और उसके बाद जो है मिडल लेयर है। मिडल लेयर जो है 1 to 3 लेयर हो सकता है। ये क्या है, दिस इज मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर 1 to 3 लेयर। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे टैपेटम सेल, दिस इज टैपेटम। टैपेटम के अंदर में जो है फिर यहाँ पे रहेंगे एमएमसीज या तो पीएमसीज। ठीक है, पीएमसीज। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अभी कि किस तरह से लेयर से प्रेजेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले जो है एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडल लेयर, एंड देन टैपेटम, एंड द इनर मोस्ट इज पीएमसीज और एमएमसीज। तो पीएमसीज में जो है यहाँ पे मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर जो है 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनेंगे, सिमिलरली यहाँ पे बनेंगे। सेम स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वही स्ट्रक्चर जो है चारों चेम्बर्स में इसी तरह से डेवलप होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। और ये माइक्रोस्पोर जो बनेंगे ये बाद में जो है इनको पोलन ग्रेन बोला जाता है, जब तक ये एक साथ अटैच है। ठीक है, जब भी मियोसिस हो रहा है तो 4 माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं ये क्या है, एक दूसरे से अटैच है, और जब तक वो अटैच है तब तक उसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोर। बट जब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो आप उसको बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो रहेगा कि टेट्राएड जो है ये कैसे बनते हैं, टेट्राएड का अरेंजमेंट क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।